नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेडियो कुमाऊवानी में। मैं हूं बहादुर सिंह इनवाल और मेरे साथ हैं एडवोकेट श्री तरन जोशी जी। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, बढ़िया जी। कितना जानते हैं हम अपने वनों को? हमारे वन जो हमारी ईजा, आमा, चाची लोगों का एक मायका है, दूसरा घर है। हमारे जानवरों के लिए, हमारी खेती के लिए वो एक प्रमुख स्रोत है पानी का, पत्तियों का और चारे का। सर, थोड़ा सा आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि हमारे जंगलों के बारे में थोड़ा सा बताएं, इनका इतिहास, कि कैसे ये जंगल पर अलग अलग तरीके से अधिकार निर्धारित किए गए। जी। देखिए, एक तो आपने जो बात कही है बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि कितना जानते हैं हम अपने वनों को। जी। और ये बड़ा गहन और बड़ा गंभीर एक तरीके से जो है विषय है, क्योंकि आप देखेंगे कि जब भी हमारी सभ्यता यहाँ शुरुआत रही होगी ना जी, तो उस समय से लेकर के अभी तक भी जी, वनों का हमारे जीवन में जो महत्व है, हाँ, क्योंकि बगैर वनों के हम यहाँ पर जीवित नहीं रह सकते थे। जी, ठीक है कि अगर आप मैदान में जब आर्य आए होंगे और वहाँ के गंगे यमुना के वो मैदानों में आए, जी, तो वहाँ तो बहुत फर्टाइल लैंड थी ना। जी, आप खेती कर रहे थे और खेती करके आप जो है समृद्ध हो रहे थे, अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन पहाड़ में तो इस ढंग से खेती, पहाड़ थे ना, नाम ही जिसका पहाड़ है, तो आप पहाड़ में खेती कैसे करेंगे? जी, तो निश्चित रूप से एक तो ये बात रही होगी कि हमारे जो भी पुरखे रहे, उन्होंने आकर के वो छोटे छोटे जो खेत बनाए, पहाड़ को काट काट करके, छोटी छोटी दीवारें दे करके ना, जी, तो वो कहीं उनका थोड़ा सा वो किसी के साथ वो जुड़ाव तो था, जी, लेकिन उनके जीवन यापन के लिए वो संपूर्ण नहीं था। जी, और जो है उनको जब जीवन यापन करना था तो ये जरूरी था कि वो साथ में पशुपालन करें। और जैसे ही पशुपालन की बात कर रहे थे तो फिर वनों का सवाल आ जा रहा था। और आप जो है जितनी भी अपनी खेती में भी जितनी सारी चीजें आपकी लग रही थी, चाहे वो खाद थी, चाहे वो पानी था, और वो तमाम चीजें जो है वो वनों से होकर के ही आ रही थी। तो वनों का ही महत्वपूर्ण रोल था। और इसीलिए हम देखेंगे कि जो प्रारंभ से ही वनों को लेकर के हमारे यहाँ, चाहे लिखित ना हो जी, लेकिन अलिखित तौर पर जिनको हम परंपराएं भी कहते हैं, बहुत सारी परंपराएं थी जिनका बहुत सारा जिक्र यहाँ पे करना संभव नहीं होगा। लेकिन एक छोटा सा उदाहरण है कि विज्ञानों के भीतर आज के दिन में भी अगर जाते हैं तो वो जो एक छोटा सा गेट होता है ना, बड़ा, आप विज्ञान पूरा ओपन है, लेकिन जो कायदा है कि आप उस छोटे से गेट से जाएंगे और सर झुका करके जाएंगे। क्यों जाएंगे? इसलिए कि आप उसको वो मान्यता देंगे। फिर आप कहेंगे वहां पे जोर से बोलना भी नहीं है जी। ये सारे नियम थे हमारे यहाँ। हाँ। ठीक है। वैसे दूसरी चीज आप देखिए कि वो हर गांव के भीतर एक बड़ा पेड़, एक बड़े पेड़ के नीचे एक मंदिर। हाँ सर। क्या था? संरक्षण का एक तरीका था ना जी। उस तरीके से हमारे लोगों ने वो यात्रा करी है जंगलों को संरक्षित करते हुए। लेकिन जब आज जिस परिस्थिति में हम लोग बातचीत कर रहे हैं जी, और आज हम जैसे वनों को देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसमें बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। अच्छा। क्योंकि वो आप देखिए, बदलाव लोगों के जीवन यापन के तरीकों में आया है जी। ठीक है। पहले जो पूरी तरीके से खेती और पशुपालन पर निर्भरता थी, वो निर्भरता शिफ्ट हुई है। आप सर्विस सेक्टर में गए हैं, हमारे लोग बाहर हैं, तो उसकी वजह से जो अंतर आया है वो हमको वनों के भीतर भी दिखाई दे रहा है। कि अभी की एक रिपोर्ट है, छोटा सा जिक्र करना चाहूंगा। और दक्षिण अफ्रीका की रिपोर्ट थी जो ये बता रही थी कि किस तरीके से वहां पर जानवरों की कई सारी प्रजातियां जो है वो घट रही हैं और क्या क्या हस्तक्षेप वहां पर रहे हैं जी। और हमारे साथी उनको लेकर के कुछ चिंतित थे जी। तो हम उनको ये कह रहे थे कि उत्तराखंड से अगर आप इसको रिलेट करोगे तो आप इसको थोड़ा सा बदल के देखना पड़ेगा। अच्छा जी। तो आगे हम इस चर्चा को आगे, क्योंकि कई सारे आयाम हैं जी। ठीक है ना। तो उनमें किन प्रमुख आयामों के ऊपर हम अभी जा सकते हैं इन चर्चाओं के ऊपर, वो अगर हम थोड़ा सा स्पष्ट करें तब फिर चर्चा आगे चला देंगे। सर, जंगलों में ही हमारे पूर्वज निर्भर थे, लेकिन आज भी अगर हम जंगल को देखें तो इनका वर्गीकरण तो हो चुका है। कुछ वन पंचायतें जिन्हें हम कहें, या फॉरेस्ट लैंड है, तो ये वर्गीकरण को आप कैसे देखेंगे? वर्गीकरण का इतिहास क्या है? जी, देखिए कि हमारे यहाँ जो लिखित एक तरीके से शासन दिखाई देता है ना जी, तो वो अंग्रेजों के आने से पहले एक व्यवस्था थी जी, जो राजाओं के समय की व्यवस्थाएं थी जी। और अंग्रेजों के आने के बाद एक नई व्यवस्था कायम हुई जी। अंग्रेजों के आने से पहले की व्यवस्था क्या थी? अंग्रेजों से आने के पहले की व्यवस्था ये थी कि जो है वन जो थे वो किसी की संपत्ति नहीं समझे जाते थे जी। वन सबके लिए खुले होते थे जी। हर एक व्यक्ति उसका उपयोग कर सकता था जी।
और जो है राजा कुछ चीजों में कर लेता था, लेकिन ये कर भी बहुत जो है इस तरीके के कर नहीं थे कि कोई बहुत बड़े कर लगाए जाते हो। जी छोटे मोटे कर थे उनसे, और जंगल खुले हुए थे। जी अब जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो अंग्रेजों ने इस व्यवस्था को बदला, क्योंकि अंग्रेज व्यापारी थे और यहाँ के जो जंगल थे वो उनके व्यापार के लिए बड़े बहुत ही एक तरीके से मुफीद थे ना। तो वो उसको देखते हुए उन्होंने यहाँ पर आकर के अपने कुछ नियम बनाने शुरू करे, जंगलों पर लोगों का हक रोकना शुरू किया, क्योंकि जब जंगलों पर आप लोगों का हक रोकोगे तब फिर जो है आप अपना हक बनाओगे। उसके चलते उन्होंने एक व्यवस्था भी कायम करी, और वो आप देखिएगा तो 1968 में जो है वो पहला जो है वन अधिनियम लेकर के आए थे। लेकिन 68 में आने से पहले ही उन्होंने यहाँ आते के साथ ही दो बड़े काम किए थे ना। एक तो बड़ा काम उन्होंने ये किया कि भूमि की बंदोबस्ती शुरू करी। मतलब बंदोबस्ती से मतलब ये था कि सीधे जमीनें तो नहीं नापी, लेकिन गांव की सीमाएं नापनी शुरू करी, ठीक है। और गांव और दूसरी तरफ वनों को भी उन्होंने कि उसके लिए नियम बनाने शुरू करे कि इतनी गुलाई का पेड़ नहीं काटोगे, यहाँ पे के पेड़ नहीं काटोगे, ये नहीं करोगे। इस तरीके के धीरे धीरे नियम बनाते बनाते एक तरीके से हम देखते हैं कि 1968 आ जाता है, जिसमें पहली बार हमारे पास एक एक्ट होता है, एक कानून होता है, और उस कानून में लिखा हुआ होता है कि किस तरीके से वनों का मैनेजमेंट होगा। कौन वन सरकार के होंगे, कौन वन जो है लोगों के होंगे, लोगों के उसके भीतर क्या हक होंगे। यहाँ से प्रक्रिया शुरू हुई, और फिर एक बड़ा जो कदम हम देखते हैं वो 1893 है, 1893 में वो एक आदेश लेकर के आते हैं, और जिसमें वो ये कहते हैं कि जितनी जमीन जो है लोगों की है, एग्रीकल्चर जो लैंड है, जो उन्होंने अभी तक बंदोबस्ती करते बना दी है, इसको छोड़ करके सारी जमीन जो क्या है वन भूमि है। ये एक बहुत ही बड़ा जो है बहुत ही बड़ा कदम अगर हम इसको देखेंगे तो एक तरीके की यहाँ की जो पूरी व्यवस्था थी, जो यहाँ की पूरी इकोनॉमी थी, जो लोगों का जीवन यापन था, उस सब चीजों के ऊपर इसका असर पड़ गया। क्योंकि वन अगर है नहीं तो फिर लोग जिएंगे कैसे? तो उसके चलते लोगों ने उसके उसको बहुत विरोध किया। नेचुरल था कि लोगों ने उसका विरोध किया, और विरोध जब लोगों ने किया और एक लंबा विरोध चला, और उसी समय हम देखते हैं कि वनों को आग भी लगाई गई। तो अंततः लोगों की जीत हुई, लोगों की जीत हुई, और 1921 में अंग्रेजों ने एक कमेटी बनाई जिसको फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी कहते हैं। और इस फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी ने कुछ अपने सैंक्शंस दी, ठीक है। उसमें उन्होंने ये कहा कि एक तो कमेटी ने कहा कि वनों को दो हिस्सों में बांट दो। जी हाँ। एक तो जो कॉमर्शियल वन है, जो आपकी जो प्रजातियां हैं जो बिकने वाली हैं, उनको एक वन बनाओ, और जो चौड़ी पत्ते हैं उसको दूसरा वन बनाओ। और जो कमर्शियल प्रजातियां हैं उनका तो जो है मैनेजमेंट और उनका जो राइट है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दे दो, और जो चौड़ी पत्तियां हैं वो गांव वालों को दे दो। तो यहीं पे से हमारी वन पंचायत की व्यवस्था शुरू हो गई। अच्छा, ठीक है। और जो दो वनों का जो वर्गीकरण किया, उसमें इन वनों को सिविल वन कहा गया, जो कि लोगों के पास थे, और जो उसके पास गए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास गए, वो रिजर्व कर लगे। लेकिन रिजर्व की भी उन्होंने, ऐसा नहीं था कि रिजर्व अचानक सारे वन रिजर्व हो गए, ऐसा नहीं था। वो रिजर्व के लिए भी उन्होंने वो 1927 में फॉरेस्ट एक्ट लेकर के आए, जिसके भीतर उन्होंने बताया कि किसी भी वन को अगर रिजर्व करना है तो उसके लिए एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में उसकी धारा 4 से 20 तक है, जो पूरी इस प्रक्रिया को बताती है कि किसी वन को अगर वन रिजर्व घोषित करना है तो उसमें जो पहले से लोगों के हक चले आ रहे हैं, या उसके उन वनों के भीतर लोग रह रहे हैं, तो उनके क्या हक होंगे, ये उन्होंने इसके भीतर बताया, और कहा कि जब ये प्रक्रिया पूरी करोगे तभी किसी इलाके को आप रिजर्व फॉरेस्ट में बना सकते हो। तो देखिए दो चीजें आ गई, एक तो जो है लोगों को उनका हक मिल गया वन पंचायत के तौर पर, सिविल वन के तौर पर, और इसका मैनेजमेंट जो है वो राजस्व विभाग के पास चला गया, और दूसरा जो रिजर्व फॉरेस्ट था उसका मैनेजमेंट जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास चला गया। लेकिन रिजर्व के भीतर भी लोगों को कुछ और हक दिए गए, क्योंकि एक सवाल उस समय ये आया कि लोगों को अपने घर बनाने के लिए, गौशाले बनाने के लिए तमाम लकड़ी की आवश्यकता होती थी। फिर खेती के जितने काम है, हल से लेकर के दशूड़ा तक, वो तब सब तो तुमको उससे ही बनाना था, लकड़ी से बनाना था। तो इसके लिए भी उन्होंने कहा कि जहां जहां इस तरीके की लकड़ी नहीं है तो वो लोगों को हक मिलेंगे रिजर्व फॉरेस्ट में से। तो वो एक हक का रजिस्टर आप देखेंगे कि हर गांव का एक हक रजिस्टर उन्होंने बनाया। आबादी के हिसाब से उन्होंने तय किया कि किस गांव को कितना हक मिलेगा, उतना घन मीटर वो उन्होंने लिखा हुआ था, और वो परंपरा अभी भी चली आ रही, जो हमारे गांव के भीतर हक मिलता है। हालांकि अभी वो कम हो गया है, उसका एक अलग विषय है जिसमें अलग बात कर सकते हैं। तो ये प्रक्रिया चली। तो दोस्तों, अभी सर ने हमें बताया कि कैसे वन और इनका वर्गीकरण हुआ, कैसे हमें अधिकार मिले। अभी सिर्फ हमने वनों को जाना और इनके वर्गीकरण को जाना।
अभी के एपिसोड में इतना ही बात करते हैं, लेकिन दूसरा एपिसोड जो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा कि वर्तमान परिस्थितियां कैसी है वन पंचायतों की, वनों की, कितने हमें अधिकार मिले हैं और कितने अधिकार छीने भी हैं, इस सब पर बात करेंगे सर से। सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी।